हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में काफी केसेस देख लिए थे पीएच निकालने का कि हमारे पास में वीक पॉलीप्रोटिक एसिड हो, वीक बेस हो, तो उनकी पीएच कैसे निकालते हैं। अलग अलग स्टेप में हम लोगों ने पीएच निकालना सीखा था। ये देखा था कि भाई फर्स्ट स्टेप से जो H प्लस आ रहा है, H माइनस आ रहा है, उनको बाकी स्टेप से नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप का K1 Kb1 डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगा नेक्स्ट स्टेप के K2 के H3 और Kb2 Kb3 से, राइट। तो ये देखने के बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो आता है वो आता है पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स, कि हमारे पास दो वीक एसिड है, उनका पीएच मिक्सचर दे रखा, तो उनके लिए पीएच कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं वीक एसिड की बात करूं तो अब देखो वीक एसिड होगा तो दोनों दोनों के केसेस में H प्लस आ रहा होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि एच ए मेरे पास एक वीक एसिड है एक्वस मीडियम में, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 दे रखी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे रखा है। दूसरा मेरे पास में एक एसिड है HB एक्वस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 दे रखी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 दे रखा है, राइट। चलो अब बात करते हैं, दोनों के लिए लिखते हैं। दोनों के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम लिखना चाहूँ तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो कि सर बहुत इजीली अपने को समझ में आता है कि एच एक्वस मीडियम में खत्म होकर डिसोसिएट हो रहा होगा किसमें, H प्लस प्लस ए माइनस एक्वस में, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिख देंगे हम लोग, K1 लिख देंगे। सेम चीज अगर सर हम लोग एच बी के लिए लिखे तो आप बोल सकते हो कि सर एच बी के लिए सिंपली लिख देंगे कैसे, ये भी H प्लस एक्वस देगा प्लस बी माइनस एक्वस देगा, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 आएगा। और एच ए की कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या मान रखी है बताओ जरा, C1 मान रखी है क्या, तो T इक्वल टू जीरो पे C1 है, T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, मान लो C1 में से C1 अल्फा वन मान लो, इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने क्या मान लिया, अल्फा वन मान लिया। तो H प्लस क्या बनेगा बताओ, C1 अल्फा वन, A माइनस क्या बनेगा, C1 अल्फा वन। अब एच बी कितना है हमारे पास में, C2 है क्या, तो बताओ T इक्वल्स टू जीरो पे C2 है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा टू मानते हैं, ये कितना ब्रेक होगा, C2 माइनस C2 अल्फा टू। H प्लस कितना बनेगा बताओ जरा, C2 अल्फा टू, और B माइनस कितना बनेगा, C2 अल्फा टू। ये एग्री, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। चलो ये दिक्कत नहीं है तो अब क्या अपना काम यही कंप्लीट हो गया क्या, नहीं यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ तो अभी तक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लगाना है, H प्लस की नेट कॉन्सेंट्रेशन हर जगह सेम करनी है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे करना पड़ेगा C2 अल्फा टू, यहाँ पे करना पड़ेगा C1 अल्फा वन। अब बताओ K1 का एक्सप्रेशन लिख सकते हो क्या, बहुत इजी है सर, K1 का एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है और K2 का भी लिखा जा सकता है क्या। चलो मेरे साथ साथ लिखो, K1 का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, K1 का होगा C1 अल्फा वन इंटू C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू डिवाइड बाई C1 माइनस C1 अल्फा वन। इजी है। चलो अगर मैं K2 का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो भी लिख सकते हो क्या, यस सर बहुत इजीली हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखोगे बताओ जरा, C2 अल्फा टू इंटू C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बताओ जरा, C2 माइनस C2 अल्फा टू। ये बात आई क्या समझ। चलो अब K1 K2 को सोल्व कर सकते हैं और पीएच निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं, है ना। तो अब अपने को करना क्या है, ध्यान से देखना कि अपने को देखो अप्रोक्सीमेशंस लेना है, अप्रोक्सीमेशंस लेना इंपॉर्टेंट है, बिना अप्रोक्सीमेशन की चीजें करना इजी नहीं पड़ेंगी। तो देखो जरा हम लोग अप्रोक्सीमेशंस क्या ले सकते हैं। पहला अप्रोक्सीमेशन मैं ले सकता, पहला अप्रोक्सीमेशन मैं क्या ले सकता हूँ, वन माइनस अल्फा वन को वन मान सकता हूँ, राइट। एंड सेकंड सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या ले सकता हूँ, वन माइनस अल्फा टू को वन मान सकता हूँ। क्यों मान सकता हूँ, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों मेरे लिए एक वीक एसिड्स है, दोनों वीक एसिड है, तो दोनों का अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा। सोचो ये अप्रोक्सीमेशन अगर मैं वैलिड कर दूं तो बताओ हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। पहली वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो K1 का एक्सप्रेशन मैंने लिख रखा है, इसमें देखो नीचे में C1 कॉमन लूंगा ना, C1 कॉमन लूंगा, देखो C1 तो ऊपर उड़ जाएगा और मैंने अल्फा वन को वन मान लेंगे। तो देखो हमारे पास K1 का एक्सप्रेशन क्या आया, K1 इक्वल्स टू आया अल्फा वन C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू, इसे इक्वेशन वन बोल देता हूँ, राइट। और अगर सेम अप्रोक्सीमेशन में दूसरी इक्वेशन में लगाता हूँ तो देखो मेरे पास में क्या बनेगा, K2 इक्वल्स टू अल्फा टू C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू, इसे इक्वेशन टू बोल देता हूँ। ये बात आई समझ। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दो इक्वेशन आ चुकी है। अपना देखो नेट टास्क क्या है, अपने को अगर पीएच निकालनी तो अपने को अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई तो अपना काम बन गया। तो अपने को जैसे तैसे करके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो H प्लस की और बताओ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन उधर क्या है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखते समझ में आ रहा है, C1 अल्फा वन प्लस C2 अल्फा टू। ये कहाँ से समझ में आया, जो एक्सप्रेशन हमने लिखा वहां से समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं, मैं एक काम कर रहा हूँ, पहली इक्वेशन को C1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस दूसरी इक्वेशन को मैं C2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा K1 C1 प्लस K2 C2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा,
C1 अल्फा 1 ब्रैकेट में C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस यहाँ बनेगा C2 अल्फा 2 ब्रैकेट में क्या आएगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, ये बन गया है क्या? और ध्यान से देखो C1 अल्फा 1 कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या बन गया K1 C1 प्लस K2 C2 इक्वल्स टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 का स्क्वायर। और बताओ मेरे पास में अगर मैं C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 की बात करूं तो क्या आ गया रूट K1 C1 प्लस K2 C2, ये बात आई समझ। और बताओ ध्यान बताओ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो ये है, तो देखो हमारे पास में क्या आ गया H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है, क्या आ चुकी है रूट K1 C1 प्लस K2 C2, ये मेरे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है। और अगर मुझे पीएच निकालना होगा तो सिंपल है सर, इतना आ गया तब तो मेरे लिए बहुत इजी रहेगा, पीएच इक्वल्स टू माइनस लो H प्लस। और ये पीएच किसका है ध्यान रखना, ये पीएच है मेरे पास में अगर मेरे पास में दो वीक एसिड का मिक्सचर्स है तो, ये बताइए समझ। और अगर मान लो तुम्हें अल्फा 1 अल्फा 2 पूछ ले, अब बहुत इजी है क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशंस देखो, अल्फा 1 क्या आ रहा है देखो, अल्फा 1 आ रहा है Ka1 अपॉन C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, यही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा, अल्फा 1 इक्वल्स टू Ka1 अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, और अल्फा 2 क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा, Ka2 अपॉन अगेन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू आ गई, ये बताइए समझ। चलो अगर इतना समझ में आया तो बहुत इजीली चीजें हो जाएंगी। अब मैं एक सवाल देता हूं आपको, वो मेरे साथ में पहले वीडियो पॉज करो, वो सवाल खुद से ट्राई करो, उसके बाद आगे देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप गलती कर सकते हो, राइट। तो देखो क्या है सवाल, है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर HOCl एंड 0. सिर्फ ओनली 0.2 मोलर CH3COOH are mixed. Find the pH of mixture. और आपको क्या दे रखा है, Ka of HOCl is given to 2 into 10 to power minus 5 in K of acetic acid is given to 2 into 10 to power minus 5। इसके लिए pH निकालना। पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई होने के बाद मैं सोल्व कर रहा हूँ तो उसे मैच करना, ठीक है। होप सो आपने ट्राई किया होगा। अब देखो जो सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं, ये तो समझ में आ गया HOCl and CH3COOH both are weak acids. Now we have to directly apply the particular formula H plus equals to root Ka1 C1 plus Ka2 C2 and we have to take antilog like minus log H plus and we will find the pH and that will be our answer of this question, right? But just remember one thing, हमने सवाल देखना यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिड आर मिक्स्ड, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है। इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं मतलब सोचो क्या हुआ, एक का VML दूसरे का VML मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 2V हो गया। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स आर आल्सो चेंज्ड, और कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो सॉल्यूशन की पीएच निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो नाउ अब ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन ऑफ HOCl जो अपने को लेनी है वो 0.02 नहीं लेनी, मिक्सर के बाद डबल वॉल्यूम मिक्स किया ना हम लोगों ने, तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। तो नाउ कंसंट्रेशन इज दिस 0.01, and अगर if I ask about the concentration of acetic acid then it will be 0.2 divided by 2 equals to 0.1. now these are the new concentration and these are useful for us, क्योंकि पहले वाली कंसंट्रेशन मिक्सर से पहले का था, पीएच तो मिक्सर के निकाल रहे हैं ना, तो पीएच के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को मिक्स करना पड़ेगा, और मिक्स करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। नाउ इट्स वेरी इजी, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रूट Ka1 C1 प्लस रूट Ka2 C2, Ka1 कितना था 2 into 10 to power minus 4 and C1 कितना है 10 to power minus 2 प्लस Ka2 कितना है 2 into 10 to power minus 5 and C1 कितना है 10 to power minus 1। ये कितना हो गया बताओ जरा, ये बन गया 4 into 10 to power minus 6 and is equals to 2 into 10 to power minus 3. This is the concentration of H plus, and if I talk about the pH, that will be minus log H plus 2 into 10 to power minus 3 equals to 3 minus log 2। log 2 की वैल्यू बताई थी 0.3, तो 3 minus 0.3 equals to 2.7। That is the answer of our question. Got it? तो ये अपने को समझना है, ये गलतियां अपने को नहीं करनी है, राइट। चलो अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट जो अपना जो पीएच निकालने का वो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब तक हमने देखो दो वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दिया, वीक एसिड वीक वीक दोनों वीक एसिड को मिक्स कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग वीक बेस में मिक्स कर दिया, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में मिक्स कर दिया, आपस में स्ट्रॉन्ग बेस में मिक्स कर दिया। नाउ इट्स टर्न टू मिक्स एसिड एंड बेस, नाउ इट्स टर्न टू डू सम रिएक्शंस। जब एसिड, अब तक रिएक्शन नहीं हो रही थी लेकिन अब होगी, क्योंकि अब हम एसिड और बेस मिलाने वाले हैं, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे डेफिनेटली। तो अब जो अपना सवाल है, अब अपना केस बन जाता है एसिड बेस मिक्सचर। यहीं से इंपॉर्टेंट चीज, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। एसिड बेस मिक्सचर, अब एसिड बेस मिला रहे हैं, मिक्सचर कर रहे हैं, अब देखो पीएच कैसे होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहा हूं, सबसे पहला केस में लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहा हूं। सबसे पहले मैं देखता हूं कि देखो एक्चुअल में यहां से समझना कि अगर इक्विवेलेंट अमाउंट में मिलाया गया है, समझो कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में इक्विवेलेंट अमाउंट में मिलाया है तो पीएच विल बी न्यूट्रल, सॉरी सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल एंड पीएच विल बी 725 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना ये न्यूट्रल होगा। अब देखो एक्चुअल में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखो किया क्या है, इक्वल का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H माइनस। इस केस में सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, और अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच हो जाएगी 7 कहाँ पे, 825 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से पीएच इक्वल्स टू pKw/2 एट एनी टेम्परेचर। ये बात है समझ, चलो ये तो हम सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर मान लो एसिड बेस में ज्यादा होगा तो वो भी केस मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक टर्म समझ में आए, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। एक टर्म अपने को समझ में आए, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। ये समझो हाइड्रोलाइसिस होता है पानी से रिएक्ट करना। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, सिंपल पानी से रिएक्ट करना। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं पहले, फिर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, वो ज्यादा चीज समझ में आएगी कि जो कैटाइन एंड एनाइन आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, दे विल नॉट अंडरगो एनी हाइड्रोलाइसिस, उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। अब मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगा समझ में आएगा। पहले अपने को क्या समझना, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, सिंपल हाइड्रोलाइसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर। हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विद water. For example, if there is any anion, for example, anion is present. Any anion, it can come from a strong acid, it can come from weak acid, any anion, right? I'm just taking any example of anion. If A minus को अगर मैं पानी में ऐड करूंगा तो ये A माइनस क्या करेगा पानी के साथ में, ये पानी के साथ मिलके क्या बना, पानी में H प्लस और OH माइनस है, ये क्या बना लेगा HA प्लस OH माइनस, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। और बताओ ये कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस है और एनायनिक हाइड्रोलाइसिस है। दिस इज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। मैं बताऊंगा किसका हाइड्रोलाइसिस होता है कि नहीं होता है, पहले मैं बताता हूँ हाइड्रोलाइसिस होता क्या है। दिस इज कॉल्ड एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। क्यों, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा है, एनायन का। एंड इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज यूज KH, दैट इज यूज KH। KH क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। जैसे हमारे पास में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वैसे ही होता है हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ये बात आई क्या समझ, चलो अगर ये बात समझ में आई तो अगर मैं आपको पूछूं KH का एक्सप्रेशन, KH का एक्सप्रेशन आप बहुत इजीली लिख सकते हो। कैसे लिखोगे बताओ जरा, कि सर HA के कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई A माइनस के कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई H2O की कॉन्सेंट्रेशन। ये बात आई समझ। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, मतलब इक्विलिब्रियम उतना ही आगे शिफ्ट होगा, एनाइन उतना ही ज्यादा हाइड्रोलाइज्ड होगा। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इक्विलिब्रियम उतना ही आगे शिफ्ट होगा, A माइनस का हाइड्रोलाइसिस उतना ही ज्यादा होगा। ये बात आती है समझ। अब देखो KH को क्या लिख सकते हैं ये समझना, उसके बाद मैं एग्जांपल्स करना स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये समझो एक बार इंपॉर्टेंट क्या है। ये जो इक्विलिब्रियम है ऊपर वाला, इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने KH डिफाइन कर दिया। इस KH को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। क्या ये इक्विलिब्रियम दो जगह से आया है क्या, कैसे कि अगर मान लो H एक वीक एसिड है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये ऐसे डिसोसिएशन क्या रहेगा, H प्लस प्लस A माइनस, और इसके लिए मैं K बोल दूं क्या, और एक इक्विलिब्रियम और पता है अपने को क्या, H प्लस प्लस OH माइनस एक्वस। इस बार देखो मैंने जो H2O का इक्विलिब्रियम उसको इसको रिवर्स कर दिया, H2O को रिवर्स इक्विलिब्रियम क्या कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/KW हो गया क्या,
ध्यान से देखो 1/kW कैसे रिवर्स करके देखोगे, H2O से H प्लस एंड OH माइनस तो क्या होता है, KW होता है, रिवर्स कर दिया तो 1/kW हो जाएगा क्या। चलो अब एक काम करते हैं, इस इक्विलिब्रिया को ऊपर वाली रिएक्शन को हम लोग एक काम करते हैं, इस इक्विलिब्रिया को ऐसा कैसे लिखते हैं, ऊपर वाला जो इक्विलिब्रिया में लिखा मैंने H2 वाले को, इसको छेड़ते नहीं है, इस इक्विलिब्रिया को ऐसा कैसे ही लिखते हैं, कैसे H2 एक्वस किसमें ब्रेक हो रहा होगा, H प्लस प्लस OH माइनस, इक्विलिब्रिया क्या रहेगा KW। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाली रिएक्शन को रिवर्स करके इसमें ऐड कर देता हूँ, राइट। ऊपर वाली रिएक्शन जो के वाली रिएक्शन है इसको रिवर्स करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, रिवर्स करके ऐड करते हैं, देखो क्या बनेगा, A माइनस प्लस H2O, यहाँ क्या बन जाएगा H प्लस OH माइनस, यही बना क्या, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, रिवर्स करके किया है तो KW अपॉन K। और ध्यान से देखो ये रिएक्शन ऊपर वाली रिएक्शन बन गई क्या, इजी, समझ में आया। और इसके इसी इक्वेशन के कांस्टेंट को हमने क्या बोला था, KH बोला था क्या। तो सर ये तो बहुत सिंपल है कि अपने को अगर किसी भी रिएक्शन का KH लिखना है तो मैं क्या लिख दूंगा उसके लिए, KW अपॉन KA लिख दूंगा। ये बात आई समझ। और KA किसका है, देखो जो एसिड बन रहा है ना HA, ये है इसका KA, तो इसके लिए KH लिख सकते हो, KH इक्वल्स टू KW अपॉन KA। KW तो अपने को पता है ऊपर वाले इक्विलिब्रिया का, ध्यान रखना है आया कैसे है, एक बार समझ लोगे फिर इजी हो जाएगा, फिर मैं एग्जांपल्स कराऊंगा डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला रिएक्शन H से H प्लस प्लस A माइनस बन रहा है, दूसरा H2O से इक्विलिब्रिया H प्लस प्लस OH माइनस है, ऊपर वाले इक्विलिब्रिया को रिवर्स करके इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास में ये रिएक्शन निकल के आती है, यही तो ऊपर वाली हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शन थी। तो इस रिएक्शन का KH को मैं क्या लिख सकता हूँ, KW अपॉन K। क्योंकि ध्यान रखना मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, ध्यान से समझना, सवाल में कभी भी अपने को K एक KH की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, हमेशा KA की वैल्यू दे रखी होगी, इसलिए अपने को KA की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही देखो अगर कैटाइन होता, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास में B प्लस ऐसा कैटाइन होता, तो ये बताओ मुझे, ये अगर हाइड्रोलाइसिस होता तो कैसे क्या किस्म ब्रेक हो रहा होता। अब ये बहुत इजी है, आप बता देते सर ये BOH एक्वस प्लस H प्लस एक्वस ब्रेक हो रहा होता, जो बहुत इजीली हम लोग बता सकते हैं। और अब इसके लिए भी जो हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH होता, और KH का एक्सप्रेशन कैसे लिखते बताओ जरा, KH इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। ये मेरे पास में KH का एक्सप्रेशन आता। अगेन ये एक्सप्रेशन भी आप डायरेक्टली बना सकते हो, अगेन दो इक्वेशन से, कैसे, पहला BOH एक्वस का बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख देते हैं, कैसे ब्रेक होगा, B प्लस प्लस OH माइनस, इसे मैं KB बोल देता हूँ। अगेन दूसरा इक्विलिब्रिया पानी वाला इक्विलिब्रिया H2O से H प्लस प्लस OH माइनस, इसे मैं KW बोल देता हूँ। इसको रिवर्स करके इसमें ऐड कर दोगे तो अगेन जो इक्वेशन बनेगी वो यही बनेगी, B प्लस प्लस H2O से बन रहा होगा BOH प्लस H प्लस, और इसके KH को मैं क्या बोलूंगा, KW अपॉन KB। ये बताइए समझ, ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, चीजें समझना बहुत इजी पड़ जाएगा। इट्स ओके, इज इट क्लियर। चलो अब देखो मैंने जो स्टेटमेंट बोला था वो स्टेटमेंट दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से जो कैटाइन और एनाइन आते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ध्यान से देखने की समझने की कोशिश करना। कि मान लो मेरे पास में NaCl सोल्ट है, राइट। मान लो मुझे पीएच निकालनी है NaCl सोल्ट, किसकी पीएच न्यूट्रल क्यों आती है, 7 क्यों आती है, वो ध्यान से देखना। NaCl हमारे पास सोल्ट है तो भाई डेफिनेटली NaCl किस में ब्रेक हो गया होगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो बताओ Na प्लस कहां से आया होगा, डेफिनेटली सर स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा। Cl माइनस कहां से आया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, ध्यान से देखने की कोशिश करना। चलो कैसे, देखो अगर Na प्लस हाइड्रोलाइज हो रहा होता तो कैसे ब्रेक क्या हो रहा होता बताओ, Na प्लस प्लस H2O से क्या ब्रेक हो रहा होता, क्या बना रहा होता, NaOH प्लस H प्लस, ये बना रहा होगा क्या। और इसके लिए आप क्या लिखते, डेफिनेटली सर ऐसा लिखते KH इक्वल्स टू KW अपॉन KB, किसका आता, NaOH का KB आता क्या, KH क्या लिखता मैं, KW अपॉन KB ऑफ NaOH, डेफिनेटली यही लिखता। और आप मुझे बताओ कि KB ऑफ NaOH कितना होता है, इट टेंड्स टू इनफाइनाइट, इट टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा तो बताओ KH टेंड्स टू 0 हुआ क्या, KH टेंड्स टू 0 मतलब Na प्लस का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। अब ये तो चलो तो न्यूमेरिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करना कि NaOH होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे ही बना वापस में ब्रेक हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम आगे आने की कोशिश करेगा, लेकिन NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो वापस ब्रेक करके पीछे भेज चला जाएगा, इक्विलिब्रियम वापस पीछे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब Na प्लस हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अब अगर मान लो मैं सेम Cl माइनस की बात करता, जो डेफिनेटली कहां से आ रहा होता है, ये अपने को समझ में आता है सर ये पक्का स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा होगा, तो ये क्या बना रहा होगा,
HCl प्लस OH माइनस। और इसके लिए अगर मैं KH लिखता ना, वो लिखता KW अपॉन K, और K किसका आता है HCl का, और मुझे समझ में आता है K ऑफ HCl टेंस टू इनफाइनाइट, तो KH टेंस टू 0, तो अगेन इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। तो फिर आप बोलोगे सर ऐसा तो किसी का हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। मान लो मेरे पास में एक सोल्ट है CH3COONA, राइट, और हमें पता है कि ये सोल्ट कैसे रहा होगा, CH3COO माइनस और Na प्लस, क्या ऐसे ही रहा होगा क्या सोल्ट? Na प्लस तो स्ट्रॉन्ग बेस से है तो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। क्या CH3COO माइनस वीक एसिड से है क्या, इसको हाइड्रोलाइसिस हो सकता है क्या? चलो ध्यान से देखते हैं। इक्विलिब्रियम मैं लिख लेता हूँ कि भाई देखो CH3COO माइनस प्लस H2O, ये किस में ब्रेक होगा, H2H प्लस OH माइनस CH3COOH प्लस OH माइनस, कैसे में ब्रेक होगा क्या? और इसके लिए KH क्या लिखता मैं, KH लिखता KW अपॉन K, और K किसका होता है CH3COOH, और अब मुझे समझ में आता है कि K ऑफ CH3COOH इज नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट नहीं है, तो मतलब KH की कुछ ना कुछ वैल्यू, KH की वैल्यू जीरो नहीं होगी। KH की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो पक्का इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, थोड़ा फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा होगा। और थ्योरेटिकली समझ सकते हैं कि CH3COOH अगेन क्या है बेचारा, वीक एसिड है, वीक एसिड है तो थोड़ा ब्रेक होगा ना कि पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो मैं अब इतना कंक्लूजन पे पहुंच चुका हूं कि सर जो कैटाइन और एनाइन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से आते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी से रिएक्शन, लेकिन जो कैटाइन और एनाइन वीक एसिड और वीक बेस से आते हैं तो उनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। ये बात आई समझ? चलो अब हम लोग मिक्सर्स की बात करते हैं, अब पीएच निकालने की बात करते हैं। हाइड्रोलाइसिस मैंने समझा दिया है कि मान लो अब मेरे पास जो मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग बेस एसिड वर्स स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सर दिखेगा कैसे, जैसे NaCl हो गया, भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा होगा NaCl होगा, NaNO3 हो गया, Na2SO4 हो गया, NaBr हो गया। ये और देखो अगर आपको समझ नहीं आए ना, पहले पहचानना जरूरी है कि किसका मिक्सचर है। अगर नहीं समझ में आए तो देखो सिंपल सा तरीका क्या है, जैसे NaNO3 को कैसे ब्रेक करो, Na प्लस NO3 माइनस, अब अपने को H प्लस NOH माइनस, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या बन गया बताओ जरा, ये बन गया NaOH प्लस HNO3। और इसे देख के समझ में आता है कि NaOH क्या है अपना स्ट्रॉन्ग बेस है, HNO3 क्या है अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसा ब्रेक करके देख सकते हो। एक एग्जांपल और बता देता हूँ फिर आप समझदार हो। Na2SO4 है, कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, H प्लस प्लस OH माइनस, OH माइनस को इधर भेज दिया, H प्लस को इधर भेज दिया, बताओ ये क्या बनाया, ये बनाया NaOH प्लस H2SO4। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मिक्सर किसका बन गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये मिक्सर पहचान लोगे। अब देखो पहला केस है कि अगर मैंने बताया H प्लस, अगर मान लो एस जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों इक्विवेलेंट सेम इक्विवेलेंट है, मतलब अगर दोनों के इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के इक्विवेलेंट सेम है तो मैं क्या बोलूंगा न्यूट्रल है। पीएच क्या आ जाएगी, सिंपल 7 आ जाएगी 25 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसके नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 है। मैं इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, आप मोल्स की बात कर सकते हो कि H प्लस एंड OH माइनस के मोल्स इक्वल हो या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के इक्विवेलेंट इक्वल हो, बात एक ही है। अगर ऐसा केस बना, इक्विवेलेंट क्या होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई न्यूट्रल है एसिड H प्लस। सर इसको देखो इनडायरेक्टली मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ H प्लस इक्वल्स टू मोल्स ऑफ OH माइनस, बात एक ही है। इस केस में पीएच क्या आ जाएगी pKw/2, जो हमारे पास है सिंपल न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट केस की अगर बात करूं मैं कि अगर ऐसा है कि N1V1 ग्रेटर देन N2V2, उस केस में क्या करोगे, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो जाएगा तो इसमें नेट H प्लस रहेगा, क्या नेट क्या बचेगा H प्लस, और जो नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वो क्या आएगी, वो आएगी N1V1 माइनस N2V2, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये मेरे पास नेट H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। और पीएच क्या आ जाएगी, पीएच सिंपल है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। क्या किसी को ये डाउट कि सर यहाँ से H प्लस कैसे आया,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा है तो मुझे एसिड में से कुछ बेस होगा जो कुछ एसिड को खत्म कर देगा, बचा हुआ एसिड तो निकालना है, एसिड मिला है मतलब मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिली है, तो वहां से वी कैन कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नेट कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड वी कैन कैलकुलेट द pH। एंड थर्ड केस, इफ इट इज लाइक N2V2 ग्रेटर देन N1V1, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा है, इक्विवेलेंट ज्यादा है N1V1 से, तो हमारे पास में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, वो कितनी आएगी N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 plus V2, and we can calculate then POH equals to minus log of OH minus, and this is our answer. Through this we can calculate our pH and POH। ये बात आई होगी समझ में। और नेक्स्ट आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर हमारे पास में सॉल्ट है, सॉल्ट मिक्सचर है हमारे पास में, अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, तब हम लोग पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है।